1913 में लंदन के एक 27 साल के आर्टिस्ट ने एक किताब लिखी। सिर्फ 300 कॉपी छपी। किताब का नाम था द बुक ऑफ प्लेजर, लेकिन इसका टाइटल था और भी अजीब, द साइकोलॉजी ऑफ एक्सटेसी। ये आर्टिस्ट कोई मामूली इंसान नहीं था। 17 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी में एग्जिबिट कर चुका था। लोग उसकी तुलना ऑल्ब्रेट ड्यूरर से करते थे, लेकिन इस किताब को पढ़ने वाले हर इंसान की एक ही प्रतिक्रिया थी, ये समझ नहीं आ रहा पर कुछ है इसमें। आज हम समझेंगे ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर की सबसे रहस्यमयी किताब। ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर का जन्म 1886 में लंदन के एक साधारण पुलिस वाले के घर में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनके अंदर एक असाधारण टैलेंट था, ड्राइंग का। महज 17 साल की उम्र में वो रॉयल एकेडमी समर एग्जीबिशन में अपनी आर्ट दिखाने वाले सबसे युवा आर्टिस्ट में से एक बन गए थे। लेकिन स्पेयर सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक ऑकल्टिस्ट भी थे, यानी गुप्त विद्याओं, मैजिक और सबकॉन्शियस माइंड के रहस्यों में गहरी दिलचस्पी रखने वाले इंसान। 1909 से 1913 के बीच उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण किताब लिखी, बुक ऑफ प्लेजर। ये किताब उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो सिजिल्स हो या केओस मैजिक, यहीं से निकलती है। लेकिन ये किताब पढ़ने में आसान बिल्कुल नहीं है। कोई चैप्टर नंबर नहीं, कोई सीधा स्ट्रक्चर नहीं, बस एक कॉन्टिन्यूअस विचारों की धारा जो कभी काव्यात्मक है, कभी उलझी हुई। स्पेयर अपनी किताब की शुरुआत करते हैं कुछ शब्दों को परिभाषित करके, जैसे गॉड, रिलीजन, फेथ, मोरल्स। ये सारे शब्द वो एक ही चीज़ के अलग अलग रूप मानते हैं। उनके मुताबिक ये सारी चीज़ें इंसान के डर से पैदा हुई हैं। धर्म, ईश्वर, नैतिकता, ये सब असल में तरीके हैं इंसान की इच्छाओं यानी डिज़ायर को कंट्रोल करने के, बांधने के। स्पेयर का मानना था कि इंसान जो कुछ भी बिलीफ यानी विश्वास के नाम पर मानता है, वो असल में एक तरह की गुलामी है। और यहीं से वो एक नया शब्द लेकर आते हैं जो उनकी पूरी फिलॉसफी का केंद्र बिंदु है। उस शब्द का नाम है किया। स्पेयर लिखते हैं, किया वो परम स्वतंत्रता है जो इतनी मुक्त है कि वो खुद ही रियलिटी यानी असलियत बन जाती है। अब ये सुनने में उलझा हुआ लगेगा, तो सीधी भाषा में समझते हैं। स्पेयर के मुताबिक हर इंसान के अंदर एक सतही मैं होता है जो समाज, धर्म, नैतिकता और तमाम विश्वासों से बना है। इसे वो कहते हैं जोश, यानी शरीर और सचेत मन। लेकिन इस जोश के पीछे इससे भी गहरा कुछ और है, एक शुद्ध असीम चेतना जो किसी भी विश्वास, किसी भी सीमा से बंधी नहीं है। इसी को वो नाम देते हैं किया। स्पेयर के शब्दों में किया का कोई नाम नहीं हो सकता, कोई परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे ही आप उसे शब्दों में बांधने की कोशिश करते हैं, वो अपनी असली शक्ति खो देता है। वो लिखते हैं कि इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश में वो जो लिख रहे हैं वो शायद बुक ऑफ लाइज यानी झूठ की किताब ज़्यादा है। यानी एक बहुत दिलचस्प बात, स्पेयर खुद मानते हैं कि जो वो लिख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। सच्चाई शब्दों से परे है। किया को वो एक और नाम देते हैं, नीदर नीदर, यानी ना ये ना वो, एक ऐसी अवस्था जो हर डेफिनेशन, हर धारणा से परे है। यहाँ स्पेयर एक बहुत तीखी बात कहते हैं, मनुष्य वही है जो वो विश्वास करता है। उनके मुताबिक हमारी हर परेशानी, हर दुख हमारे विश्वासों से पैदा होता है। जब हम किसी चीज़ को सच मान लेते हैं, चाहे वो धर्म हो, कोई नियम हो या खुद के बारे में कोई धारणा, हम खुद को उसी विश्वास की जंजीर में जकड़ लेते हैं। स्पेयर के लिए हेवन और हेल कोई जगह नहीं है, वो दो अलग अलग स्तर की डिज़ायर यानी इच्छा के रूप में हैं। और जब तक इंसान इस डुअलिटी यानी दोहरेपन में फंसा है, अच्छा बुरा, वर्च्यू वॉइस, वो कभी सच्ची आज़ादी महसूस नहीं कर सकता। इसी वजह से वो कहते हैं, बुद्धिमान इंसान वो है जो वर्च्यू और वाइस दोनों को छोड़ देता है और बन जाता है कियाइस्ट, यानी वो इंसान जो किया की उस मुक्त अवस्था को अपना लेता है।
अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें, स्पेयर कह रहे हैं कि आपके अंदर जो मैं है, जो समाज ने, परवरिश ने, धर्म ने बनाया है, वो असली आप नहीं हो। उसके पीछे एक और गहरी परत है जो हर सीमा से परे है। और सच्ची एक्सटेसी यानी परमानंद तभी मुमकिन है जब आप उस सतही मैं को भूल जाएं, उसे पिघला दें और उस गहरी असीम चेतना किया से जुड़ जाएं। यही वो नींव है जिस पर आगे चलकर स्पेयर अपनी सबसे मशहूर तकनीक खड़ी करते हैं, सिजिल्स, जिसने आज की केओस मैजिक को जन्म दिया। लेकिन सवाल ये है, इंसान उस गहरी चेतना तक पहुँचे कैसे? कैसे वो अपनी इच्छाओं को पूरा करे बिना किसी भगवान, बिना किसी बाहरी शक्ति के सहारे के? स्पेयर का जवाब था एक ऐसी तकनीक जो आज भी दुनिया भर के ऑकल्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इस भाग में हम बात करेंगे सिजिल्स, सेल्फ लव की प्रैक्टिस और इस अजीब तकनीक की जिसे कहते हैं डेथ पॉस्चर। सिजिल शब्द सुनने में जितना रहस्यमयी लगता है, इसका कॉन्सेप्ट उतना ही सीधा है। स्पेयर के मुताबिक हमारी हर इच्छा, चाहे वो पैसे की हो, प्यार की हो या किसी सफलता की हो, हमारे कॉन्शियस यानी सचेत दिमाग में अटकी रहती है। और कॉन्शियस दिमाग बहुत कमज़ोर होता है क्योंकि वो शक जताता है, डरता है, ज़्यादा सोचता है। स्पेयर कहते हैं अगर आप इस इच्छा को सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन तक पहुंचा दें तो वो पूरी होने की संभावना कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अवचेतन मन ना शक करता है, ना डरता है, वो सीधा काम करता है। तो ये इच्छा अवचेतन तक पहुंचाएं कैसे? यही आता है सिजिल का कॉन्सेप्ट। पहले आप अपनी इच्छा को एक वाक्य में लिखते हैं, फिर उस वाक्य में से दोहराए गए अक्षर हटा दिए जाते हैं। जो अक्षर बचते हैं उन्हें आपस में मिलाकर एक नया अनोखा चिन्ह यानी सिंबल बनाया जाता है। यही है सिजिल। अब जो अक्षर आपस में जुड़कर एक डिज़ाइन बन गए, वो अब सिर्फ अक्षर नहीं रहे, वो एक अमूर्त, अर्थहीन सा दिखने वाला निशान बन गया। कॉन्शियस माइंड अब उसे पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता इसमें क्या इच्छा छुपी है, और स्पेयर के मुताबिक यही उसकी ताकत है। सिर्फ सिजिल बना लेना काफ़ी नहीं है। स्पेयर के मुताबिक उसे चार्ज यानी सक्रिय करना पड़ता है। इसके लिए वो कहते हैं दिमाग को पूरी तरह शांत करना होगा, हर तरह की सोच विचार को रोकना होगा और फिर उस सिजिल की छवि पर ध्यान केंद्रित करना होगा जब तक मन एक खालीपन, एक वैक्यूम जैसी अवस्था में न पहुंच जाए। और सबसे ज़रूरी बात, स्पेयर बार बार कहते हैं इस इच्छा को भूल जाना ज़रूरी है। ये सुनने में उल्टा लगता है ना? आप कुछ चाहते हैं और वो पाने का तरीका है उसे भूल जाना, लेकिन स्पेयर का लॉजिक यही था। जब तक आप किसी इच्छा को लेकर बेचैन हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो इच्छा कॉन्शियस माइंड में ही अटकी रहती है। लेकिन जैसे ही आप उसे भूल जाते हैं, और असल में भूल जाते हैं, दिखावे के लिए नहीं, वो इच्छा अवचेतन मन में डूब जाती है और वहीं से काम करना शुरू करती है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसे स्पेयर डेथ पॉस्चर कहते हैं, यानी मृत्यु की मुद्रा। इसका मकसद था शरीर और दिमाग को इतना थका देना, इतना शांत कर देना कि कॉन्शियस माइंड एक तरह से अस्थायी रूप से मर जाए और रास्ता खुल जाए अवचेतन मन के लिए। इसे करने के दो तरीके स्पेयर बताते हैं। पहला, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़कर लेट जाना, गहरी सांसें लेना, जम्हाई लेना और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखना, जैसे कोई गहरी नींद में जा रहे हो। दूसरा तरीका ज़्यादा तीव्र है। पंजों के बल खड़े होकर दोनों हाथ फैलाकर गर्दन के पीछे की ओर खींचकर तब तक गहरी सांसें लेना जब तक हल्का चक्कर या घबराहट ना महसूस हो। दोनों ही मामलों में दिमाग में एक बिंदु, अक्सर एक्स के आकार की एक रोशनी की कल्पना की जाती है, जब तक वो बिंदु धीरे धीरे घुल ना जाए। स्पेयर के मुताबिक इसी क्षण में कॉन्शियस मैं पिघल जाता है और एक गहरी असीम अनुभूति यानी एक्सटेसी महसूस होती है। अब यहाँ एक बात साफ करना ज़रूरी है। स्पेयर जब सेल्फ लव शब्द को इस्तेमाल करते हैं
तो उसका मतलब घमंड या अहंकार नहीं है। उनके लिए सेल्फ लव एक मानसिक अवस्था है, हंसी और स्वीकृति से पैदा होने वाली अवस्था, जिसमें इंसान अपने अंदर के हर द्वंद, हर विरोधाभास को घोल देता है। न वर्चू, न वाइस, बस एक शब्द, निर्णय रहित स्वीकृति खुद की। स्पेयर के मुताबिक यही वो अवस्था है जो इंसान को किया के सबसे करीब ले जाती है, क्योंकि जब आप खुद को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो बाहरी नियमों, धर्मों और नैतिकता की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। यही उनकी पूरी फिलॉसफी का सार है। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और उसी भीतर तक पहुंचने का रास्ता है सिजिल्स, डेथ पॉस्चर और बिना शर्त का सेल्फ लव। स्पेयर की मृत्यु 1956 में हुई। ज़्यादातर गुमनामी में उनके ज़माने में उन्हें बहुत पहचान नहीं मिली, लेकिन 1970 के दशक में ऑकल्टिस्ट पीटर जे कैरल ने उनकी इन्हीं तकनीकों, खासकर सिजिल्स को आधार बनाकर एक नई मूवमेंट खड़ी की, जिसे आज हम केओस मैजिक के नाम से जानते हैं। आज भी आर्टिस्ट, लेखक और साइकोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले लोग स्पेयर की इस किताब को पढ़ते हैं। कुछ इसे गंभीरता से एक मानसिक तकनीक की तरह लेते हैं, कुछ इसे सिर्फ एक कलाकार की असाधारण कल्पनाशीलता मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, 1913 में लिखी गई एक 59 पन्नों की सिर्फ 300 कॉपी में छपी किताब आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय है। एक सवाल अब भी बाकी है, जिस इंसान ने 17 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी में तहलका मचा दिया था, वो आखिर गुमनामी में क्यों मर गया, और उसका उस दौर के सबसे मशहूर ऑकल्टिस्ट एलिस्टर क्रॉली से क्या रिश्ता था। 1900 के दशक की शुरुआत में स्पेयर की मुलाकात हुई उस दौर के सबसे विवादित ऑकल्टिस्ट से, एलिस्टर क्रॉली। शुरुआत में दोनों के बीच एक तरह का सम्मान था। क्रॉली उस वक्त अपने खुद के मैजिकल ऑर्डर को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने स्पेयर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन स्पेयर एक स्वतंत्र सोच वाले इंसान थे। वो किसी संगठन, किसी पदानुक्रम यानी हायरार्की के नीचे काम करने के लिए नहीं बने थे। उनका मानना था कि सच्ची मैजिक व्यक्तिगत होती है, किसी गुरु या संस्था की मोहताज नहीं। नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए। कुछ जानकारों का मानना है कि क्रॉली को स्पेयर की स्वतंत्र, अनोखी सोच से एक तरह की असुरक्षा भी महसूस होती थी, क्योंकि स्पेयर के विचार, खासकर किया का कॉन्सेप्ट, कहीं न कहीं क्रॉली की अपनी फिलॉसफी से मिलते जुलते थे, लेकिन ज़्यादा मौलिक, ओरिजिनल थे। स्पेयर ने आखिरकार अपना रास्ता अलग कर लिया और अकेले अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाया। बुक ऑफ प्लेजर के बाद स्पेयर ने कुल 3 और किताबें लिखीं। द फोकस ऑफ लाइफ 1921 में। इसमें उन्होंने अपने विचारों को और गहराई से समझाने की कोशिश की, हालांकि ये भी उतनी ही उलझी हुई भाषा में लिखी गई थी। अब बात करते हैं स्पेयर की एक और अनोखी तकनीक की, ऑटोमेटिक ड्राइंग। सिजिल्स की तरह इसका मकसद भी था कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना, लेकिन इस बार शब्दों से नहीं, बल्कि सीधे हाथ से। तरीका था दिमाग को पूरी तरह शांत करना, हर तरह की योजना, हर तरह के विचार को छोड़ देना और फिर कागज़ पर पेंसिल रखकर हाथ को अपने आप चलने देना, बिना ये सोचे कि क्या बनाना है। स्पेयर का मानना था कि जब कॉन्शियस माइंड बीच में दखल नहीं देता तो अवचेतन मन सीधे कागज़ पर उतर जाता है और नतीजा होते हैं अजीबोगरीब, कभी कभी डरावने, लेकिन गहरे प्रतीकात्मक चित्र। 1924 में उन्होंने एक स्केचबुक बनाई जिसका नाम था द बुक ऑफ अगली एक्सटेसी। भयानक विचित्र आकृतियों से भरी हुई इसकी सिर्फ एक कॉपी बनी थी, जिसे एक आर्ट हिस्टोरियन ने खरीद लिया था। ये तकनीक आगे चलकर सरियलिस्ट कलाकारों को भी प्रभावित करती दिखी, हालांकि स्पेयर का उनसे सीधा कोई जुड़ाव नहीं था। 1927 में उनकी सेंट जॉर्ज गैलरी और बाद में 1929 में लेफीवर गैलरी में एग्जीबिशन हुई, लेकिन जनता और आलोचकों दोनों की तरफ से बहुत कम ध्यान मिला। एक वक्त था जब स्पेयर की तुलना
विलियम ब्लेक और ऑब्रे बियर्ड्सली जैसे नामों से होती थी, लेकिन इसी इंसान ने अपनी बाकी जिंदगी लगभग गुमनामी में गुजारी, साधारण हालात में लंदन के केनिंगटन इलाके में। 1955 में 15 मई को ऑस्टन ऑसमन स्पेयर का निधन हो गया। उस वक्त ज़्यादातर दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1970 के दशक में ऑकल्टिस्ट केनेथ ग्रांट ने स्पेयर के काम को फिर से रोशनी में लाया, उनकी किताबों को दोबारा छपवाया, उन पर लिखा, और फिर आया पीटर जे कैरल, जिन्होंने स्पेयर के सिजिल तकनीक को आधार बनाकर खड़ी की एक पूरी नई मूवमेंट, केओस मैजिक, जो आज भी ऑकल्ट की दुनिया में एक बड़ा नाम है। आज स्पेयर की ओरिजिनल पेंटिंग्स, ओरिजिनल किताबें बेहद दुर्लभ और महंगी मानी जाती हैं। एक ऐसा इंसान जिसे उसके ज़माने में उसे समझा नहीं गया, आज ऑकल्ट, साइकोलॉजी और आर्ट तीनों दुनियाओं में एक पंथ जैसा दर्जा रखता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आज 2026 में दुनिया भर में हज़ारों लोग अब भी स्पेयर की सिजिल तकनीक इस्तेमाल करते हैं। कोई इसे करियर के लिए, कोई रिश्ते के लिए, कोई पैसे के लिए। लेकिन क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ मन का खेल है? 1970 के दशक में ब्रिटेन के ही एक ऑकल्टिस्ट पीटर जे कैरल ने स्पेयर के काम को एक नया रूप दिया। कैरल का मानना था कि पुरानी ऑकल्ट ट्रेडिशंस, चाहे वो पारंपरिक विचक्राफ्ट, बहुत ज़्यादा जटिल, बहुत ज़्यादा रस्मों में उलझे हुए हों। उन्हें स्पेयर की सोच पसंद आई, क्योंकि स्पेयर कहते थे मैजिक के लिए किसी बड़े सिस्टम की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। कैरल ने 1978 में एक किताब लिखी, लाइबर नल, जिसमें उन्होंने स्पेयर के सिजिल मेथड को और सरल और प्रैक्टिकल बनाया। यहीं से जन्म हुआ केओस मैजिक का, एक ऐसी अप्रोच जो कहती है कोई भी बिलीफ सिस्टम सिर्फ एक टूल है, सच्चाई नहीं। जो भी तरीका काम करे वो इस्तेमाल करो, चाहे वो किसी धर्म से आए, किसी विज्ञान से, या खुद गढ़ा हुआ हो। आज के दौर में बहुत से लोग स्पेयर के ओरिजिनल तरीके को थोड़ा बदल कर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेटर्स मिलाकर सिंबल बनाने वाला तरीका सबको आसान नहीं लगता। कुछ आम तरीके हैं। पहला, पिक्टोरियल सिजिल्स, यानी शब्दों की जगह सीधे एक इमेज या सिंबल बनाना जो आपकी इच्छा को दर्शाए। दूसरा, इच्छा को चार्ज करने के लिए स्पेयर वाला डेथ पोस्चर इस्तेमाल करने की बजाय कई लोग ध्यान यानी मेडिटेशन, गहरी सांस, या यहाँ तक कि तेज शारीरिक गतिविधि जैसे डांस या दौड़ का इस्तेमाल करते हैं। मकसद वही है, दिमाग को एक ऐसी अवस्था में ले जाना जहाँ कॉन्शियस माइंड शांत हो जाए। तीसरा, कुछ लोग सिजिल को जलाकर, दफनाकर या छुपाकर भूलने की प्रक्रिया पूरी करते हैं, ताकि उसे बार बार देखकर याद ना आए। रेडिट और ऑनलाइन ऑकल्ट कम्युनिटीज़ में आज भी हज़ारों लोग अपने सिजिल एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं। कुछ सफलता की कहानियाँ बताते हैं, कुछ कहते हैं कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? मनोविज्ञान इसे 3 एंगल में समझाते हैं। पहला, कन्फर्मेशन बायस। जब आप किसी इच्छा पर फोकस करते हैं फिर उसे भूल जाते हैं, तो असल में आपका दिमाग उससे जुड़े मौक़ों को पहचानना ज़्यादा शुरू कर देता है, भले ही वो मौका पहले से मौजूद था। इसे कहते हैं रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दिमाग का वो हिस्सा जो तय करता है कि किन चीज़ों पर ध्यान देना है। दूसरा, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब आप किसी चीज़ में गहरा विश्वास रखते हैं तो अनजाने में आपका व्यवहार बदल जाता है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, ज़्यादा मौके तलाशते हैं, और यही व्यवहार असल नतीजे ला सकता है। तीसरा, प्लेसिबो जैसा असर। ठीक जैसे एक शुगर पिल कभी कभी सच में आराम दे देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग को विश्वास है कि वो काम करेगी, वैसे ही सिजिल प्रैक्टिस भी एक मानसिक ट्रिगर की तरह काम कर सकती है। कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे सेक्युलर रिचुअल कहते हैं, यानी एक ऐसी रस्म जिसका कोई असल जादुई असर नहीं, लेकिन जो दिमाग को फोकस, इरादा और भावनात्मक स्पष्टता देने में मदद करती है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एथलीट्स अपने मैच से पहले एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करते हैं। ऑकल्टिस्ट इसे मानते हैं एक वास्तविक आध्यात्मिक प्रक्रिया जहां अवचेतन मन असल में किसी गहरी ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे स्पेयर ने किया का वर्णन किया था। वहीं वहीं स्केप्टिक्स और मनोवैज्ञानिक इसे मानते हैं दिमाग के भीतर की एक तकनीक, कोई बाहरी जादू नहीं बल्कि खुद के दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करने का तरीका। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नज़रिए एक बात पर सहमत हैं, तकनीक असर करती है, बस क्यों करती है इस पर मतभेद है। और शायद स्पेयर खुद भी यही चाहते थे। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि उनकी तकनीक सत्य है। उनके लिए भी बिलीफ एक टूल था, न कि अंतिम सच्चाई। 20वीं सदी की शुरुआत का लंदन ऑकल्ट की दुनिया में सिर्फ दो नाम गूंजते थे। एक जिसे मीडिया ने बुलाया द विक्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो हेडलाइन बनाता था, किताबें बेचता था और आज भी पॉप कल्चर में जिंदा है। दूसरा एक ऐसा आर्टिस्ट जिसे उसके ज़माने में लगभग कोई नहीं जानता था, जो गुमनामी में मरा लेकिन जिसकी सोच आज ऑकल्ट की दुनिया में कहीं ज़्यादा गहराई से जड़ जमाई बैठी है। पहला नाम है एलिस्टर क्रोली, दूसरा ऑस्टिन ओस्मान स्पेयर। आज हम दोनों को आमने सामने रखेंगे, उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनका टकराव और ये कि आखिर वक्त ने किसे सही साबित किया। क्रोली का जन्म हुआ था एक अमीर कट्टर धार्मिक परिवार में और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस परवरिश के खिलाफ विद्रोह में गुजारी। पैसा, यात्रा, शिक्षा सब कुछ उनके पास था। उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, दुनिया भर में यात्रा की और अपनी एक अलग मैजिकल प्रणाली खड़ी की। क्रोली की थैलिमा का केंद्रीय सिद्धांत था डू व्हाट दो विल्ड शैल बी द होल ऑफ द लॉ, यानी अपनी सच्ची इच्छा, अपनी ट्रू विल को खोजो और उसका पालन करो। लेकिन क्रोली के सिस्टम में डिग्रियां थीं, रैंक थे, जटिल रस्में थीं, जैसे किसी सेना या संस्था की संरचना। स्पेयर की किया फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती है। उनके लिए कोई डिग्री नहीं, कोई रैंक नहीं, कोई संस्था नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति अपने दिमाग के साथ अपनी इच्छा को अवचेतन तक पहुंचाने की कोशिश में। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। क्रोली बार बार खुद को दुनिया के सामने एक पैगंबर जैसे रूप में पेश करते हैं। स्पेयर ने हमेशा खुद को छोटा दिखाया, कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं की। फिर भी जो कॉन्सेप्ट स्पेयर ने दिया, सब कॉन्शियस माइंड को सीधे टारगेट करना, वो कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा टिकाऊ साबित हुआ। स्पेयर अपनी मैजिक की पूरी थ्योरी को खोल कर रखते हैं। इसका सबटाइटल है द यूज़ ऑफ फ्री बिलीफ, एक्सटेसी इन सेल्फ लव, द ऑब्सेशन। स्पेयर यहाँ सबसे पहले एक बात साफ करते हैं, इस फॉर्मूला के लिए किसी योग्यता, किसी रस्म, किसी सेरेमनी की ज़रूरत नहीं। इंसान का सिर्फ जीवित होना ही काफ़ी है। उसका अस्तित्व खुद ही उस पूर्णता का प्रतीक है जो चाहिए। यहाँ तक कि किसी चीज़ को बार बार दोहराने या नकल करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जीवित हैं। ये बात उस दौर के ऑकल्ट ट्रेडिशंस के बिल्कुल उल्टी थी, जहाँ जटिल दीक्षा, इनिशिएशन, डिग्रियाँ और सालों की ट्रेनिंग ज़रूरी मानी जाती थी। स्पेयर के मुताबिक मैजिक असल में है क्या? किसी भी चीज़ को उसकी सबसे सरल अवस्था में ले आना, ताकि उसे नए सिरे से नई दिशा में इस्तेमाल किया जा सके, बिना उसे जमा या जोड़ तोड़ किए, ताकि वो बार बार फल दे सके। यानी मैजिक कोई जटिल विज्ञान नहीं, बल्कि सरलीकरण की एक प्रक्रिया है। यहाँ स्पेयर एक बहुत तीखी बात कहते हैं, जानबूझकर सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा चेतना और ज़बरदस्ती का ध्यान केंद्रण, ये तीनों असल में रुकावट है, चाटुकारिता जैसी कमज़ोरी है, और इनका अंतिम नतीजा है मूर्खता। यानी जितना आप किसी चीज़ को सोच सोच कर ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उससे दूर होते जाएंगे। फिर वो एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, चाहे मकसद सुख हो या शक्ति, इंसान की असली इच्छा है अपने डिज़ायर्स को पूरा करना।
और वो चाहता है कि मैजिक के ज़रिए इस चक्र को ख़त्म कर दे। इसके लिए इंसान को इंतज़ार करना चाहिए जब तक कोई और इच्छा उतनी ही तीव्रता की सामने ना आ जाए, और फिर उस नई इच्छा को अपनी असली मूल इच्छा के लिए त्याग कर दे। इसी त्याग से वो इच्छा एक जैविक संगठित रूप ले लेती है। स्पेयर इसे क्वांटम कहते हैं। ये वही सिद्धांत है जो आगे चलकर सिजिल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है। इच्छा को चार्ज करने के बाद उसे त्यागना या भूलना पड़ता है ताकि वो अवचेतन में जाकर काम कर सके। स्पेयर कहते हैं, ईगो यानी कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह खाली मत होने दो, बल्कि सिर्फ सिजिल की छवि को पकड़े रखो। इसे वो कहते हैं उसका 40, यानी वो पात्र जिसमें खालीपन और अवतरण दोनों घटित है। जब मिलती जुलती भावना के साथ इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो इंसान इस तरह के कानून यानी प्रकृति के नियम को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। यहाँ स्पेयर बहुत काव्यात्मक और प्रतीकात्मक भाषा इस्तेमाल करते हैं। वो कल्पना करने को कहते हैं जैसे ईगो और एब्सोल्यूट यानी किया के बीच एक मिलन हो रहा हो और उस मिलन से एक अमृत उत्पन्न हो रहा हो जिसे धीरे धीरे बार बार पिया जाए। इस अनुभव के बाद वो कहते हैं इंसान की इच्छाएं इतनी तृप्त हो जाती हैं कि दुनिया में उसे कुछ और चाहिए ही नहीं रहता जब तक वो खुद ना चाहे। यही वजह है स्पेयर कहते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते। इसे वो एक और नाटकीय उपमा देते हैं, स्वर्ग से आग चुराना दुनिया का सबसे साहसी काम। लेकिन यही स्पेयर एक बहुत ज़रूरी चेतावनी भी देते हैं। अगर इंसान अनुभव के दौरान जानबूझकर बार बार विचार करता रहे सिवाय उस हंसी वाला भावना के जो असल प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये खतरनाक हो सकता है। इससे ऑब्सेशन यानी उस अनुभव पर नियंत्रण खोकर एक डबल पर्सनैलिटी यानी विभाजित व्यक्तित्व पैदा हो सकता है। स्पेयर इसे सीधे शब्दों में पागलपन कहते हैं। इसी वजह से इस चैप्टर के तुरंत बाद स्पेयर एक अलग नोट जोड़ते हैं, नोट ऑन द डिफरेंस ऑफ मैजिकल ऑब्सेशन एंड इंसेनिटी। इसमें वो एक बहुत महीन रेखा खींचते हैं। जब अवचेतन मन को जानबूझकर अपनी मर्जी से एक तय समय पर प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन के लिए जगाया जाए। साधारण ऑब्सेशन जो पागल जैसा दिखता है, जब इंसान बिना किसी नियंत्रण के पैसिवली किसी बाहरी असर के लिए खुद को खोल देता है, जैसे मीडियमशिप यानी स्पिरिट चैनलिंग में होता है। यहाँ ईगो की कोई पकड़ नहीं, कोई दिशा नहीं होती। स्पेयर के मुताबिक फ़र्क सिर्फ नियंत्रण और इरादे का है। जीनियस वो है जो अवचेतन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। इंसेनिटी वो है जहाँ अवचेतन इंसान पर हावी हो जाए। द साइकोलॉजी ऑफ बिलीविंग वाला ये हिस्सा किताब का सबसे व्यवहारिक और आज भी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला हिस्सा है, क्योंकि यही स्पेयर आखिरकार समझाते हैं कि सिजिल असल में बनता कैसे है और विश्वास यानी बिलीफ को लेकर उनकी पूरी थ्योरी क्या है। स्पेयर शुरुआत करते हैं एक तीखी बात से, अगर सर्वोच्च सत्य ही मालूम नहीं तो ज्ञान इकट्ठा करना बेकार है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ जानकर उसका हिस्सा नहीं बनना, हमें असल में वो बनना है जहाँ तक कि पूरी दुनिया की जानकारी होने पर भी अगर हम खुद को नहीं जानते तो वो ज्ञान बेकार है। वो कहते हैं असली सच्चाई सिर्फ खुद से सीखी जा सकती है, किसी किताब किसी गुरु से नहीं। स्पेयर के मुताबिक प्रतिभा यानी जीनियस का असली कारण है एक ऐसा भावनात्मक अनुभव जो इंसान को बिना रुकावट के हर चीज़ को तुरंत आत्मसात करने देता है। इसकी शर्त है मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, दोनों के प्रति एक तरह की अनजानता, एक भुलक्कड़पन। इसी अवस्था को वो फिर से नीदर नीदर कहते हैं। वो एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण देते हैं। बचपन में जब आपको लगता था ये दुनिया कितनी अजीब है, वो भावना कहाँ गई? आप किसी आम चीज़ को देखकर चमत्कृत क्यों नहीं होते अब? स्पेयर कहते हैं यही जिज्ञासा, यही अचंभा अगर बना रहे तो वही जीनियस की जड़ है। समाज और विश्वास यानी बिलीफ ने उसे कुचल दिया है।
यहाँ वो एक केंद्रीय विचार रखते हैं, विश्वास यानी बिलीफ, असली, संपूर्ण सत्य यानी एब्सोल्यूट से गिरावट। जब आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, आप एक तरह की सीमा खींच लेते हैं, एक पक्ष चुन लेते हैं और सच्चाई हमेशा उस चुनाव को नकारती रहती है। स्पेयर के मुताबिक ज़्यादातर लोग असल में अपने विश्वासों को जबरन खुद पर थोपते हैं, बिना ये जाने कि वो सच में क्या चाहते हैं। सिजिल्स, विश्वास करने की एक कला। और यहीं आता है सबसे महत्वपूर्ण वाक्य इस पूरे चैप्टर का। स्पेयर कहते हैं, सिजिल्स विश्वास करने की एक कला है, मेरी खोज, जिससे विश्वास असल जैविक बन जाता है, यानी सच्चा विश्वास। इसे वो एक उदाहरण से समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप महान बन जाएं, तो सिर्फ ये मान लेना कि मैं महान हूँ काम नहीं करता, क्योंकि आपका असली अवचेतन विश्वास अब भी यही है कि आप महान नहीं हैं। ये दिखावटी विश्वास यानी फेथ सिर्फ पाखंड है। असली बदलाव तभी आता है जब इच्छा को सिजिल का रूप देकर कॉन्शियस माइंड से ज़बरदस्ती दबा दिया जाए, यानी रिप्रेस कर दिया जाए, ताकि वो अवचेतन में जाकर बिना किसी रुकावट के धीरे धीरे जैविक यानी असली विश्वास बन जाए। यानी सिर्फ सोचने या दोहराने से विश्वास नहीं बदलता। विश्वास बदलता है जब इच्छा कॉन्शियस मन से हटाकर भूलकर अवचेतन में जड़ जमाने दी जाए। स्पेयर एक और दिलचस्प बात कहते हैं, विश्वास अपने आप को स्वीकार करने और उसका विरोध न करने से खुद ब खुद खत्म हो जाता है।